नमस्कार। सभी रीजनल सेंटर्स के रीजनल डायरेक्टर्स, स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स को वेलकम हमारे CDCW के सेशन में। आज हम आपके लिए कवर करेंगे काउंसलिंग का सेशन। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्कार। काउंसलिंग, हम कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स नहीं होते, हेल्थ प्रोफेशनल्स, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स काउंसलिंग के जानने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है उसको बीमारी के बारे में बताना, क्या क्या हिदायतें उसको या जानकारी देना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है। कुछ चीज़ें हम उनको वर्बली बताते हैं, कुछ लिख के देते हैं और कुछ उनको हम किसी माध्यम से बताते हैं, या तो कोई फिल्म दिखाते हैं OPD में, या पोस्टर लगे होते हैं, या पैम्फलेट रखे होते हैं जिन्हें पेशेंट पढ़ भी लेते हैं। इन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम बचपन से लेके सभी एक दूसरे से अपने परिवार में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी जो थॉट्स होती हैं मन में उसे हम जाहिर करते हैं दूसरे को, हमारे जो आइडियाज होते हैं। जब छोटा बच्चा होता है वो इशारे से समझा देता है अपनी माँ को कि मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही जब हम आज के युग में, जब मोबाइल फोन है, ईमेल है, हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, वो भी एक जरिया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जैसे कि हमारी आम जिंदगी में जरूरी है, ऐसे ही कम्युनिकेशन जब हमारे कोई भी हेल्थ वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हॉस्पिटल में या सेंटर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानना, जिसके विषय में बारीकी से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप पेशेंट को बहुत आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट जागरूक कर सकते हैं जानने के लिए। वो अपनी बीमारी के बारे में अगर जानना चाहता है तो आपके पास आएगा, आपके साथ डिस्कस करेगा। इसीलिए अब मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बताएं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। धन्यवाद नीरजा जी। कम्युनिकेशन, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और कोई भी व्यक्ति, जैसा आपने कहा, बच्चे से लेके बूढ़े तक, किसी भी व्यक्ति का जो समाज का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, कम्युनिकेशन के बिना उसका काम नहीं चल सकता। और तो पहली चीज़ ये जाननी बड़ी ज़रूरी कि ये कम्युनिकेशन है क्या। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को ये मालूम है, जो हमारे जितने लिसनर्स बैठे हैं, सब के सब कम्युनिकेशन तो रोज़ कर रहे हैं। आज जो हम इनको बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन एक साइंस है और किस प्रकार से अगर हम उसे सही तरह से समझें तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन कब काम नहीं कर रही ये हम पहचान सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें हैं ये पहचान सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि डायबिटीज़ का जो हमारा कम्युनिटी वर्कर है, कम्युनिकेशन भी उसका सबसे बड़ा हथियार है। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा उसका एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो जिन लोगों को मदद करना चाहता है, इसी के ज़रिए करेगा। साधारण भाषा में जिसे हम कहते हैं विचारों का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। और इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक व्यक्ति, जब कम्युनिकेशन है तो उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति जरूरी हैं। तो एक तरफ से जानकारी या इन्फॉर्मेशन या राय दी जाती है और दूसरी तरफ से ली जाती है। और इसका जो ज़रिया है वो जो है लेखन के माध्यम से हो सकता है, बोलने के माध्यम से हो सकता है, इशारों से हो सकता है, इमेज से हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर जो दूसरी पार्टी है, देने वाले से ज़्यादा कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले की इम्पोर्टेंस है कि वो जो मैसेज जो दिया गया था, जिस पर्पस से दिया गया था, जिस ध्येय से दिया गया था, वो सिद्ध हुआ। ये कम्युनिकेशन की बुनियादी ज़रूरतें हैं। और अगर इनका ध्यान रखा जाए तो कम्युनिकेशन से बढ़िया कोई वेपन नहीं है। और इस माध्यम के बिना हम कोई चीज़, कोई जानकारी ज़रूरतमंद लोगों को तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसके बारे में जानना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत आवश्यक है। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब, हम जब कम्युनिकेशन का कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम वर्बल बोले तब हो सकता है कि नॉन वर्बल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है,
शायद उससे भी हम बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं कई बार। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि इवन जब हमारा कार्यकर्ता बात करता है किसी से, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज से ही आपके पेशेंट को पता चल जाएगा कि आप कैसा मैसेज देना चाहते हो, किसी इंटरेस्ट से मैसेज देना चाहते हैं, या आपको अपने क्लाइंट या पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा क्या वो आपकी बात सुन रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट है। क्योंकि कई लोग होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, जब आप स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं वो हाँ तो करते हैं, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि उनको ज्यादा ध्यान से वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के समय। अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एक्सप्लेन करें कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में अभी उन्होंने बताया कि एक सेंडर और रिसीवर होता है, दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, तो एक माध्यम होना बहुत जरूरी है। तो इसका एक कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होता है उसके विषय में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। देखिए नीरजा जी, कम्युनिकेशन प्रोसेस के 3 मुख्य हिस्से हैं। एक है सेंडर, जानकारी भेजने वाला, देने वाला। दूसरा है संदेश, और तीसरा है लेने वाला, रिसीव करने वाला। जो जानकारी भेजने वाला है उसके पास पहली चीज है उसका विचार या उसकी थॉट, जिसे कि वो एनकोड करता है। एनकोड का मतलब है चाहे वो उसे भाषा में परिवर्तित करे, चाहे वो उसे फैक्स मैसेज के रूप में कन्वर्ट करे, चाहे वो ईमेल के रूप में कन्वर्ट करे, वो एनकोड करता है। तो संदेश है पहले थॉट के रूप में, और उसके बाद एनकोड होने के बाद अब वो भेजने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि रिसीवर की तरफ जाने के लिए, उसको एक चैनल चाहिए। और चैनल जैसे मैंने बताया कि बातचीत अगर है तो आमने सामने चैनल हो गई, बात कही बात सुनी गई, वो चैनल है। चैनल इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकती है, मूवी हो सकती है माध्यम के जरिए। और तीसरी तरफ जो दूसरा एंड है, जहां वो पहुंच रहा है, वहां वो उस व्यक्ति को उस संदेश को रिसीव करना है, पहले रिसीव करके उसको डिकोड करना है, यानी कि उसको वो समझे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैं एक बहुत अच्छा संदेश भेज रहा हूं और हिंदी में भेज रहा हूं, लेकिन एक मेरा श्रोता अगर हिंदी नहीं समझता है तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा, मेरी भाषा को डिकोड नहीं कर पाएगा। और जब वो डिकोड कर लेगा तो अगला प्रोसेस है उसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर की आवश्यक है कि उसकी अपनी समझ कितनी है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो किस तरह से, किस परिवेश का रहने वाला है, क्या जो उसको बात बताई जा रही है क्या उससे वो रिलेट कर सकता है कि नहीं। और इसके अलावा बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम नॉइज़ कहते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसके बीच में जो माध्यम है उसके बीच में कभी बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉइज़, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम, और अभी मैं श्रोताओं को अपने, अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ और वो मैसेज सपोज करिए कि रिसेप्शन टीवी का अगर ठीक नहीं है, वहाँ पर मान लीजिए कि मेरी आवाज़ जो है टूटी फूटी या ब्रेक के साथ आ रही है, तो वो एक तरह का नॉइज़ है, डिस्ट्रैक्शन है। या जब जहाँ लोग श्रोता लोग सुन रहे हैं वहाँ आवाज़ है, वहाँ आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो जो मेरा संदेश है वो ठीक से नहीं पहुँच सकेगा। इस चीज़ को हम लोग जो है नॉइज़ कहते हैं। और दूसरा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लगातार फीडबैक का जरिया है, यानी कि सेंडर जो जानकारी दे रहा है अगर वो फीडबैक भी लेता रहे रिसीवर से साथ साथ, जैसे आपने बॉडी लैंग्वेज की बात कही, ये वो इशारे हैं जिसके जरिए एक सेंडर को पता चल जाता है कि मैं जो भेज रहा हूँ वो कितना सटीक है, कितना सही है। तो ये फीडबैक का होना, चैनल का भी होना बहुत आवश्यक है। मैं कहता डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे स्टूडेंट्स को ये याद रखनी चाहिए, अगर आप अपने किसी पेशेंट को ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, आपने ये मैसेज दिया लेकिन रिसीवर ने उसको अगर रिसीव नहीं किया उसी वे में, तो आपके मैसेज में कहीं ना कहीं या तो कोई बैरियर था या कोई डिस्ट्रैक्शन थी, जो अब हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या होते हैं? जी, कम्युनिकेशन में जैसे हमने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैसेज का सही रूप में, सही स्वरूप में पहुंचना और उसका समझना। लेकिन क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? मैंने उदाहरण दिया था लैंग्वेज का, भाषा का, कि जो भाषा, जिस भाषा में मैं कह रहा हूँ वही भाषा दूसरे व्यक्ति को भी आनी चाहिए, वो शब्द जिसका जो मतलब मैं समझता हूँ वो सामने वाले को आना चाहिए। तो पहली बैरियर, जो सबसे कॉमन बैरियर है, वो लैंग्वेज का बैरियर है। और उसके बाद आती है कि जो व्यक्ति विशेष है उसकी विश्वास क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं।
अगर मैं उनको एक ऐसी जानकारी देता हूं जो उनकी मान्यताओं के विपरीत है, तो वो चाहते हुए भी मेरी बात को विश्वास नहीं कर पाएगा। एक अविश्वास की परिस्थिति भी लैंग्वेज के लिए बैरियर बन जाती है। इसी प्रकार से उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, आप एक मरीज को बता रहे हैं कि देखिए आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है और आपको ऐसी ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और पता चला कि वो उसका मानना है कि नहीं, डायबिटीज़ तो मुझे हो ही नहीं सकती, मुझे कैसे हो सकती है, मैं तो व्यायाम भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। तीसरी चीज़ ये उसकी परसेप्शन कि वो जो है अपनी इस बीमारी को कैसे ले रहा है, वो जो मैं उसको कह रहा हूँ उसको परसीव किस प्रकार से कर रहा है। तीसरी चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन, कि जो बात मैंने कही क्या उसको उसी रूप से वो ले पाया, क्या उसने उस भाषा को उसी जो अगर मैं किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, क्या मेरे एम्फेसिस को पहचान पा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन है समझने की ताकत। और जो नॉइज़ मैंने बताए थे, जो डिस्ट्रैक्शंस बताई थी, वो मैंने आपको जानकारी पहले दी थी, अभी थोड़ी देर पहले। इसके अलावा डिसेबिलिटी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको मैं समझा रहा हूँ बट उसके कानों की शक्ति ही ठीक नहीं है, वो सुन नहीं सकता। एक आदमी विजुअली ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता। तो मेरी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि सामने वाले की डिसेबिलिटी अगर है तो मुझे ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो डिसेबिलिटी ओवरकम हो सके। और बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, उसके सोशल मिलियो, अगर उस इलाके में या उस जगह पर जहाँ का वो रहने वाला है, अगर वहाँ पे डायबिटीज़ को कर्मों का फल माना जाता है, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने संदेश में उनकी मान्यताओं को, उनकी बिलीफ का ध्यान रखूं। अदरवाइज मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। क्योंकि उस समय वो पेशेंट जो है वो सुनेगा नहीं, वो कहेगा नहीं हमारी तो मान्यता ये है। और एक चीज है, जब आप भाषा यूज करते हैं, एक तो सिंपल लैंग्वेज यूज करें भाषा, और उनकी लोकल भाषा में बताएं। तो हमें कभी भी अवॉइड करें कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज जो हम किताबों में लिखते हैं या हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, उस भाषा का हम कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हमें पेशेंट को समझाना होता है तो बहुत सिंपल तरीके से हमें किसी भी डिजीज़ के बारे में, बीमारी के बारे में, या उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बतानी है। तो ये सब बैरियर्स जो हैं हमारे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, 3 मुख्य चीज़ें हैं उसमें, सेंडर, रिसीवर और चैनल, और उसमें फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, ये बैरियर्स हमें ध्यान में ज़रूर रखने हैं, क्योंकि ये बैरियर आपको रोज़ आपको कुछ ना कुछ किसी तरीके का बैरियर का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो आप मैसेज अपने पेशेंट को दे रहे हैं वो मैसेज ठीक से उनके पास पहुंच जाए, तो इन बैरियर्स को पहचानना सिर्फ पेशेंट में नहीं, अपने आप में भी आपके क्या बैरियर है। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी मेरे से सहमत होंगे कि कई बार एज ए हेल्थ वर्कर मैं उनको नहीं समझा पाती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। क्यों? मेरे को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझाना आता। तो उस बैरियर को मुझे दूर करना है अपने आप, अगर मैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कुछ आप कहना चाहेंगे कि अगर हेल्थ वर्कर में कोई बैरियर है तो उसको कैसे वो दूर कर सकते हैं? किसी भी कम्युनिकेट करने वाले को ये अपने बारे में जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये एक रोल है। जब एक डायबिटीज़ का, जब हम कम्युनिटी वर्कर जिसे हम ट्रेन करेंगे, जब वो जा कर के समाज में और अस्पताल में या अपने क्लिनिक में या घरों में जा कर के जब अपना काम करने लगेगा, तो उसको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे में क्या कमियां हैं। अगर मान लीजिए मैं बात कहने में हिचकिचाता हूँ, मेरी बात को मैं स्पष्ट नहीं कह पाता हूँ, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि एक कम्युनिकेटर का, एक अच्छे कम्युनिकेटर का अपने को जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। आपस में जो हम, जैसे हमारा जो कोर्स है, जिस कोर्स को हम भी कराएंगे, तो उसके अंदर हम इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लोगों को बताएंगे, उनको एग्जाम्पल दे के बताएंगे, रोल प्लेइंग करके बताएंगे कि देखिए आपको कम्युनिकेट ऐसे करना है। और ये चीज़ ये आवश्यक है कि वो पहचाने कि मेरे में क्या कमी है, उसको दूर करे। जी, मेरा ख्याल इवन जैसे हमारे पास कई बार होता है कि हमें लोकल लैंग्वेज नहीं आती है लोगों की, या लोकल ट्रेडिशन या कस्टम नहीं पता है उनके बारे में, तो हमें उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है अगर हम कम्युनिकेट उनके साथ अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, काउंसलिंग, जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है एक डायबिटिक पेशेंट को समझाने के लिए। काउंसलिंग क्या है, इसका मकसद क्या है, कैसे की जाती है काउंसलिंग, इसके विषय में
अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि काउंसलिंग होती क्या है, उसका मतलब क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है डॉक्टर साहब से। काउंसलिंग अगर मोटे रूप में कहें तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अगर किसी व्यक्ति विशेष की मदद करना चाहें जिसके बारे में वो मदद चाहता है, और इसको एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के साथ जब किया जाता है तो मोटा मोटी ये चीज़ काउंसलिंग कहलाती है जी। परिभाषा अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग और एनेबलिंग पीपल टू सॉल्व एन इंटरपर्सनल emotional problem and to take decisions with use of some expertise। इसमें नोट करने वाली चीज़ यह है कि नंबर 1 हेल्प, लोगों को हेल्प करने की जो प्रक्रिया है वो आवश्यक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना यानी कि ये हमेशा किसी न किसी समस्या से जुड़ी हुई है, और ये समस्याएं किस तरह की हैं, अक्सर ये इंटरपर्सनल होती हैं, भावनात्मक होती हैं, और इनका एम ये है कि जो व्यक्ति अगर डायबिटीज़ के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो डायबिटीज़ के मरीज़ को वो डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। जो समस्याएं जैसे ही उसको पता चला कि मेरे को बीमारी है और वो अगर कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, तो अपने को ओवरकम करना, इलाज करना, ये सारी की सारी चीज़ उसको देखनी है। जैसे ही मरीज़ को पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ पहली बार डिटेक्ट हुई है तो उसके मन में एंग्जाइटी हो जाती है, वो उदास हो जाता है, डिप्रेस महसूस करता है, और इसके साथ बड़ी सारी जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती हैं। उसको लगता है कि अब तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा चलेगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे। अब इन समस्याओं से जब वो जूझ रहा है तो ऐसे में इसको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो प्रोफेशनल हेल्प जब दी जाती है वही काउंसलिंग है। और ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ये याद रहे कि काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को खाली बता दिया या उसे एक डायरेक्शन दे दी और उसके बाद भूल गए ना, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग का मतलब है कि आपके अंदर एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव है, जिसके अंदर आप में और जो काउंसलिंग है उसके बारे में अभी डिटेल बताऊंगा मैं, कि एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसके प्रति एक आपका एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड का मुझे ज्ञान होना चाहिए, और तब जो है काउंसलिंग का जो पर्पस है वो तभी सर्व होगा। इसका मतलब है डॉक्टर साहब, हमारी जो काउंसलिंग का, जैसे हमने कम्युनिकेशन में देखा, एक सेंडर रिसीवर होता है, हर चैनल होता है, वो एक कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग में, बिकॉज हमारा जो दोनों लोग हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। बट इसमें एक चीज़ है कि जो दोनों का रिलेशनशिप है, हमारा जो काउंसलर है वो हमारे पेशेंट को या काउंसली को हेल्प करता है, उसको गाइड करता है, उसके साथ बातचीत करता है और उसको अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, इसे हम काउंसलिंग कहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डॉक्टर साहब कि हम डायबिटीज पेशेंट को जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक हमारे स्टूडेंट्स को माइंड में रखने चाहिए डायबिटीज पेशेंट को काउंसलिंग करते हुए। तो वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए आप, ताकि उनको समझ आ जाए कि ज़रूरी क्यों है डायबिटीज पेशेंट को काउंसलिंग करना। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है और हमें पता चल गया है कि कितनी तरह के समस्याओं, अक्सर किस समस्याओं के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉमन समस्या मैं देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक आदमी डायबिटीज़ के साथ आया है, तो मुझे ज्ञान है एज ए काउंसलर कि वो किन किन समस्याओं से अक्सर ग्रसित होता है। ये मेरी नॉलेज का पार्ट है। तो पहली चीज़ कि जैसे मुझे मालूम है वो चिंतित है, एंग्शियस है, तो मुझे काउंसलिंग के ज़रिए आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिज एंग्जाइटी। दूसरा कि मुझे उसको फैसिलिटेट करना है, उसकी मदद करनी है, कोई निर्णय कर सके। उसके सामने अक्सर परिवार की वजह से, कम्युनिटी की वजह से बड़ी समस्याएं आती हैं कि मैं इलाज करूं कि ना करूं, डायबिटीज़ के डिसीजन को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, और इलाज कराऊं तो कौन सा कराऊं, किस डॉक्टर से कराऊं, कहाँ जाऊं, होम्योपैथिक कराऊं, एलोपैथिक कराऊं, आयुर्वेदिक कराऊं, ये सारे के सारे उसके कन्फ्यूजन का पार्ट है। तो काउंसलर का ये फ़र्ज़ है कि वो उसको मदद करे कि वो एक सही निर्णय पे पहुंच सके, ट्रीटमेंट शुरू कर सके, और ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जो उसके अंदर लाइफस्टाइल चेंज करना है, वो अपना जो जीवन की पद्धति में जो परिवर्तन करने हैं उनको कर सके। इसके अलावा अक्सर उसके अंदर बड़ी सारी इमोशनल और समस्याएं आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि उदास हो सकता है, निराश हो सकता है, कई बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उसको एक भावनात्मक सपोर्ट भी काउंसलर देगा जी, ठीक है। और वो भावनात्मक सपोर्ट उसको मिलेगा कब? जब पेशेंट उसके साथ रेपो एस्टैब्लिश करेगा, पेशेंट का उसमें विश्वास होगा, पेशेंट पहचान पाएगा कि मैं कर सकूं।
इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर हमें मालूम है डायबिटीज़ जिसको हो गई है देर से फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकता है। इसके अलावा वो ट्रीटमेंट से को छोड़े ना बीच में, एक बार ट्रीटमेंट शुरू होगी उस पर रेगुलर टिका रहे, डॉक्टर से बीच बीच में मिलता रहे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में से होने वाली समस्याओं को जूझता रहे, ये भी काउंसलिंग का हिस्सा बनेगा हमारी। उसके अलावा उसको मन में अगर कोई प्रश्न खड़े होते हैं कहीं कहीं, जब उसको कोई जानकारी चाहिए वो जानकारी वो उसको दे सके। और सबसे बड़ी चीज़ कि कभी कभी परिवार में और मरीज के बीच में कभी कभी उनके बीच में ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बीमारी को लेके, हाँ। तो उसको पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, काउंसलर को, कि मरीज को भी मोटिवेट करे और उसके परिवार के मेंबर को मोटिवेट करे, जिससे उसको सपोर्ट मिल सके। अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर वो गरीब है, तो उसको अल्टरनेटिव मेथड्स बताना। ठीक है, सारी समस्या है, कोई भी समस्या लेके आ सकता है। ये आमतौर से मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं ये कॉमन है, बट ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कोई भी समस्या आ सकती है, कोई भी समस्या आ सकती है जी, बिल्कुल। तो उनको ये समाधान रखना है कि उनको मदद करनी है उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए जी। हमने आपने शुरू से देखा होगा, जब से काउंसलिंग में हम 2 शब्द लगातार यूज कर रहे हैं, काउंसलर कौन है और काउंसली। डॉक्टर साहब, इन दोनों शब्दों का मतलब बताएंगे आप, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि काउंसलर कौन होता है और काउंसली कौन होता है। जैसे अभी मैंने आपसे जब जिक्र किया था काउंसलिंग के बारे में, जब मैं बता रहा था तो आप समझ गए थे कि काउंसलर वो है जो मदद दे रहा है, मदद देने वाला, जिसकी मदद मांगी गई है वो है काउंसलर। और जो मदद ले रहा है, जिसने मदद मांगी है, जिसकी मदद की ज़रूरत है, वो है काउंसली। और परिभाषा के तौर पे अगर कहेंगे, काउंसलर इज समवन हुज एडवाइस एंड हेल्प इज सॉट बाय ए नीडी पर्सन अबाउट सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम। द काउंसलर हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड सपोर्ट इन ए मैनर विच इज इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल टू द नीडी। तो 2-3 चीज़ें जैसे मैंने कहा ना, आप ध्यान दीजिए कि एक तो एडवाइस देना, नीड का होना, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि हम जनरल किसी मनुष्य को अगर हम जीवन में क्या बढ़ना चाहिए, उन्नति इसे कैसे करनी चाहिए, ये जो है नहीं है। काउंसलर और काउंसली की एक रिलेशनशिप है जो कि किसी एक प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, और प्रॉब्लम ही वो ब्रिज है जिसके ऊपर ये काउंसलिंग चलती है। और इसमें गाइडेंस, सपोर्ट और मैनर विच इज़ इफेक्टिव, ये जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर काउंसलिंग में से उसकी इफेक्टिवनेस को हटा लिया जाए तो बेकार हो जाएगी। और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं अगर दुनिया का बेस्ट काउंसलर हूँ, लेकिन मेरी दी हुई की काउंसल अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मेरा क्लाइंट है या जो नीडी है, तो बेकार है। काउंसली जो दूसरी तरफ है वो है बंदा जो रिसीवर है, उसका बेनिफिट होना आवश्यक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले समझे कि मेरी समस्या क्या है, जो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे, निर्णय ले सके उसको ठीक करने का, अपने बिहेवियर को या अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सके जिससे वो समस्या सॉल्व हो जाए। और ये सब कुछ उसके अवेलेबल रिसोर्सेज में होना चाहिए। अगर मैं एक आदमी को इलाज बता दूं ऐसा जो अमेरिका में मौजूद है और इंडिया में मौजूद नहीं है, वो उसके किसी काम का नहीं है। तो मुझे उसको ऐसी सलाह देनी है जो उसकी परिस्थिति में और उसके रिसोर्सेज के अंदर ही उसको फिलफिल कर सके, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगी। यानी कि काउंसलर वो है जो सलाह देता है या हेल्प करता है, और काउंसली वो है जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है और उसको मदद की ज़रूरत है और सोल्यूशन निकालना है। तो ये 2 शब्द आशा करती हूँ कि आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं काउंसलिंग अप्रोचेस पे। 2 अप्रोचेस होती हैं, डायरेक्ट अप्रोच और नॉन डायरेक्ट अप्रोच। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करें कि डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है और नॉन डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि जिसमें काउंसलर आपके लिए जानकारी हासिल करता है, उसे एनालाइज करता है, आपको समाधान बताता है। इस तरह की काउंसलिंग को डायरेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉन डायरेक्ट अप्रोच है, उसके अंदर जो काउंसलर है वो अपनी तरफ से प्रोएक्टिव काम नहीं करता है, वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, ध्यान देता है। जो नीडी है, जो काउंसली है, उसके अंदर विश्वास रखता है, उसकी एबिलिटीज में कि वो अपने आप सुधार कर सकेगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। ये जो दूसरा मेथड है ये थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है। इसमें समय लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, इसके अंदर जो काउंसलर है उसकी स्किल उसको ज़्यादा चाहिए।
डायरेक्ट अप्रोच आसान है क्योंकि उसमें आप Solution मिल सॉल्यूशन जाता है मिल रहा है, counsellor को। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि डायरेक्ट अप्रोच में उसकी जो कंप्लायंस है वो अक्सर उतनी कम अच्छी नहीं होती होती है जितनी कि नॉन डायरेक्ट अप्रोच में होती है। क्योंकि नॉन डायरेक्ट अप्रोच में पेशेंट अपने आप अपनी समस्या का हल ढूंढता जी, है बिल्कुल, अपने बिल्कुल, रिसोर्सेज के अंदर, और हाँ। जो उसको सूट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम किसी को भी, अगर इवन हमें कोई समस्या आती है, अगर हमें कोई बना बनाया समाधान मिल जाता है, हमें लगता तो है कि हाँ मिल गया, लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो कई बार हमें वो ठीक से हम नहीं कर पाते हैं उस सोल्यूशन को। बिल्कुल। पर जब हम अपने आप कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं अपनी समस्या का, उसका महत्व अलग होता है। बिल्कुल। अभी तक आपने देखा कि हमने आपको काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलर काउंसली कौन होते हैं और अप्रोचेस क्या यूज कर सकते हैं काउंसलिंग के बारे में बताया, और आपने जाना होगा कि हमने कुछ आपको स्टेप्स भी बताए काउंसलिंग के बीच बीच में कि कैसे काउंसलिंग करी जा सकती है।